आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 75 किलोमीटर की स्पीड, मेल लाइन के बजाय लूप लाइन में एंट्री, फिर मालगाड़ी से टक्कर। दुर्गा पूजा मंडप से कट्टरपंथियों ने किया इस्लामिक क्रांति का आह्वान, बांग्लादेश में दुभर हो गया है दशहरा मनाना। हरियाणा चुनाव में बीजेपी की जीत क्या आरएसएस की बदौलत हुई। सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी पर भूपेश बघेल का बड़ा बयान, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। इजराइल लेबनान को बांटने वाली ब्लू लाइन के पास हमले तेज होने से भारत चिंतित, वहां तैनात है भारतीय शांति रक्षक। ताइवान के राष्ट्रपति ने खाई ये कसम, चीन क्यों भड़का। फरीद जकारिया ने नेतन्याहू को क्यों बताया दुनिया का सबसे चतुर खिलाड़ी। सोना और चांदी ने फिर रिकॉर्ड तोड़ा, चांदी 1600 और शुद्ध सोना 750 रुपए महंगा। दुनिया भर में वेंटियन ने मचाया कोहराम, क्लैश के बावजूद छापे करारे। और सामने आई टीम इंडिया की फ्यूचर प्लानिंग, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित की गैर मौजूदगी में कौन होगा कप्तान। मैसूर से बिहार के दरभंगा जा रही बागमती एक्सप्रेस चेन्नई के पास एक मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद ट्रेन में आग लग गई। यह घटना शुक्रवार की शाम कावराईपेटे रेलवे स्टेशन के पास हुई है। इस हादसे में 19 लोग घायल हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हादसे के बाद फंसे हुए यात्रियों को बसों से पन्नेरी ले जाने के बाद 2 EMU स्पेशल ट्रेनों से चेन्नई सेंट्रल पहुंचाया गया। सभी यात्रियों के पहुंचने के बाद उन्हें भोजन के पैकेट और पानी दिया गया और अन्नकून्नम, रेनीगुंटा और गुडूर होते हुए दरभंगा जाने वाली पैसेंजर स्पेशल ट्रेन में बिठाया गया। स्पेशल ट्रेन 4:45 पर रवाना हुई। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि तमिलनाडु में शुक्रवार को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक्सप्रेस ट्रेन मुख्य लाइन में जाने के बजाय लूप लाइन में घुस गई और एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे भेदभाव के मामले थमे नहीं थे कि अब दुर्गा पूजा के दौरान भी हिंदुओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ दुर्गा पूजा समारोह में करीब 35 अप्रिय घटनाएं सामने आई है। इन मामलों में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और करीब 1 दर्जन मामले दर्ज किए गए हैं। दुर्गा पूजा मंडप से कट्टरपंथियों ने इस्लामिक क्रांति का आह्वान किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उपहार में दिया गया एक स्वर्ण मुकुट बांग्लादेश के एक मंदिर से चोरी हो गया था। बांग्लादेश के सतीखीरा स्थित जेशोरेश्वरी मंदिर से दुर्गा पूजा समारोह के दौरान मां काली का मुकुट चोरी हो गया था। यह मुकुट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2021 में अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान मंदिर को उपहार स्वरूप भेंट किया था। इस चोरी पर भारत ने चिंता जताई है। एग्जिट पोल से पता लगा है कि हरियाणा में कांग्रेस आराम से सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। फिर नतीजों वाले दिन रुझान आने शुरू हो गए तो भी यही लग रहा था कि कांग्रेस राज्य में सरकार बना रही है, लेकिन दोपहर होते होते पासा पलट गया और बीजेपी ने पिछली बार से भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया। लगातार तीसरी बार हरियाणा में एक ही पार्टी की सरकार होना ऐतिहासिक है। महादेव सट्टा ऐप स्कैम मामले में ईडी को कामयाबी हाथ लगी है। सट्टा ऐप का प्रमोटर सौरभ चंद्राकर दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अभी भी महादेव सट्टा ऐप चल रहा है। रवि उप्पल और दूसरे प्रमोटर्स कब पकड़े जाएंगे, अभी तक महादेव सट्टा बंद नहीं हुआ है। इससे साफ है कि भारत सरकार में बैठे हुए लोग महादेव सट्टा के प्रमोटरों से वसूली कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी तो हमने महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। हमने भारत सरकार को सट्टा ऐप बंद करने के लिए पत्र लिखा था। महादेव सट्टा ऐप छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश और दुनिया में चल रहा है। भारत ने लेबनान इजराइल सीमा पर बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है। इजरायली सेना ने यूनिफिल के बेस पर हमला किया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। ये घटना शुक्रवार को उस समय हुई जब इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के नकूरा में यूनिफिल के मुख्य बेस पर एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर हमला किया। यूनिफिल यानी यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान एक शांति सेना है जो लेबनान और इजराइल के बीच शांति बनाए रखने का काम करती है। भारत ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि यूएन परिसर की पवित्रता का सम्मान सभी को करना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हम स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं। लगभग 600 भारतीय सैनिक यूएन की इस सेना का हिस्सा हैं और लेबनान इजराइल सीमा पर तैनात है।
इसी साल कार्यभार ग्रहण करने के बाद अपने सबसे अहम भाषण में ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई ने ताइवान के स्वशासन के दर्जे को बरकरार रखने की कसम खाई। इस द्वीप पर चीन के दावे पर परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए लाई ने कहा, इसे मिलाने की या हमारी संप्रभुता में दखल देने की किसी भी कोशिश का विरोध करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। हालांकि दूसरी तरफ लाई ने पूरे ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता की यथास्थिति बनाए रखने का वादा किया और बीजिंग के साथ जलवायु परिवर्तन, संक्रामक बीमारियों से लड़ने और इलाकाई सुरक्षा बनाए रखने में साथ मिलकर काम करने का वादा किया। सीनियर पत्रकार और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट फरीद जकारिया ने एक मीडिया रिपोर्ट से बात की और इजरायली प्रधानमंत्री को चतुर खिलाड़ी बताया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में खतरे का वास्तविक दौर चल रहा है, जो इस बात की संभावना है कि अगर इजरायल और ईरान के बीच सीधी जंग होती है तो यह पूरी तरह से क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। जकारिया ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दुनिया के सबसे चतुर खिलाड़ियों में से एक बताया और कहा है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों का लाभ उठाते हुए अगले 30 दिनों में इस इलाके में अधिक स्वतंत्रता के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। बातचीत में उन्होंने कहा है कि यहूदी राष्ट्र द्वारा क्षेत्र में ईरान समर्थित संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने के फैसले के बाद अब फोकस गाजा में इजरायल के युद्ध से हट गया है। पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी के भाव में बदलाव का दौर जारी है। जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में कमी के बाद फिर बढ़ोतरी आई है। बीते 2 दिन पहले गुरुवार को सोना 750 और चांदी के भाव 2500 रुपए के भाव से सबसे बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन आज दोनों के भाव में बढ़ोतरी देखी गई है। जयपुर सराफा बाजार के अनुसार आज 12 अक्टूबर को फिर सोना और चांदी के दामों में परिवर्तन आए हैं और अन्य कई बाजारों के अनुसार भी सोने और चांदी के दाम बढ़े हैं। सिनेमा की मशहूर हस्तियां अमिताभ बच्चन और रजनीकांत की फिल्मों की रिलीज के लिए उनके फैंस बरकरार रहते हैं। इस बार ये दोनों लेजेंड एक ही फ्रेम में नजर आए हैं। अमिताभ बच्चन और रजनीकांत की वेटेरियन हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म को रिलीज हुए 2 दिन ही बीते हैं, लेकिन इतने कम दिनों में मूवी ने अच्छा कलेक्शन कर लिया है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर साथ ही ग्लोबल कलेक्शन में वेटेरियन फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला है। दूसरे दिन इस मूवी ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह को उप कप्तान बनाकर अपनी फ्यूचर प्लानिंग साफ कर दी है। इस फैसले से यह साफ हो गया है कि बीसीसीआई जसप्रीत बुमराह को रोहित शर्मा का उत्तराधिकारी मान चुकी है। दरअसल 16 अक्टूबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच की घरेलू सीरीज होनी है। पहला मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। 11 अक्टूबर को इस सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है। चयन समिति ने बांग्लादेश के खिलाफ हालिया 2 मैच की टेस्ट श्रृंखला की वही टीम बरकरार रखी है जिसे भारत 2-0 से जीता था। कई साल से सबसे लंबे प्रारूप में अपने शानदार प्रदर्शन के कारण स्पीड स्टार जसप्रीत बुमराह को टेस्ट टीम की उपकप्तानी से सम्मानित किया गया। बुमराह ने हाल ही में आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में अपने साथी रविचंद्रन अश्विन को पोल पोजीशन से हटाकर टॉप स्थान पर हासिल किया।